मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहां पर हम द हिंदू से संबंधित जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स होते हैं, उनको हम यहां पे पूरे विस्तार और डेप्थ में कवर करते हैं, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में आने वाला ना छूटने पाए जो करंट अफेयर से आए। तो इसी के साथ में दोस्तों हम देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या आर्टिकल्स निकले हुए हैं द हिंदू के। अगर आप किसी एक पेपर को, एक न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, देखिए दोस्तों, मार्केट में आप कंफ्यूज होते हैं लोग कि मुझे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए या द हिंदू पढ़ना चाहिए। दोनों ही न्यूज़पेपर अच्छे हैं, इक्वली अच्छे हैं। आप उनमें से कोई भी एक ऑप्ट कर लीजिए, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक भी अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में कोई मंथली मैगजीन फॉलो करते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का काम पूरा का पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा क्या आर्टिकल निकला है। और आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक कोई क्वेश्चन देते हैं, वो चाहे प्लेसेस इन न्यूज़ से हो, चाहे वो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी चीज़ से संबंधित हो सकता है। जो कि जैसा आप जानते हैं आपका प्रीलिम्स का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो आपके जो है PYQs से भी रिलेटेड हो सकते हैं और इससे संबंधित हमारे पास कोई आर्टिकल होता है जिसमें हम उसके सारे डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं, जिससे आप वहां से उस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे सेशन को तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं क्या। देखिए, पहले पेज की न्यूज़ है, कोर्ट इन वाराणसी परमिट्स हिंदू प्रेयर्स इन ज्ञानवापी मॉस्क सील्ड बेसमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञानवापी में जो है हमारे वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसने जो है परमिट कर दिया है पूजा करने के लिए उसके बेसमेंट में। दूसरी न्यूज़ हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बट ये कंटिन्यूअसली चल रहा है तो मैं आपको इसके बारे में हल्का सा इन्फॉर्म करना चाहूँगी। केजरीवाल गेट्स ED समन्स फॉर 5th टाइम इन एक्साइज केस। अगली न्यूज़ होगी हमारी, RBI कर्स टू रेंडर पेटीएम वॉलेट एंड फास्ट टैग इनऑपरेटिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली न्यूज़ है हमारी दोस्तों, NCTE अवेट्स मिनिस्ट्री नॉट टू रोल आउट नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग क्या है, ये किस चीज़ से संबंधित है। अगली न्यूज़ होगी हमारी, 701 स्टॉप सेंटर सेट अप अक्रॉस द कंट्री, स्मृति ईरानी जी ने कहा है। तो हम ये देखेंगे कि 700 जो ये 1 स्टॉप सेंटर्स हैं ये क्या हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हम अगर 2-2 4-4 लाइन के बेस में भी हम इसको याद रख लेंगे तो हमारे एग्जाम में अगर कोई भी पॉइंट में आता है ये, तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में आता है तो हम इसको देख करके समझ जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ से संबंधित है। अगली एक बैंकॉक की न्यूज़ है, जो लेस मैजिस्ट्रेट लॉ है, जो दुनिया का सबसे जो है कठोर लॉ माना जाता है स्ट्रिजेंट, उस पर जो है एक जो है वर्डिक्ट आया है वहाँ की कोर्ट का, उसको हम देखेंगे। अगली न्यूज़ होगी दोस्तों हमारी, थाई कोर्ट ऑर्डर्स इनटू रॉयल इंसल्ट लॉ रिफॉर्म कैंपेन। तो ये दोस्तों हाँ, ये है लॉ, रॉयल इंसल्ट पे जो लॉ था उस पर रिफॉर्म करने के लिए कोर्ट ने बोला है। अगली न्यूज़ है दोस्तों हमारी, द फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया बाई एंड ऑफ December 2023। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेटाज है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के डेटाज है, तो हमने उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। वो आपके एग्जाम में एज अ पॉइंट में भी आ सकते हैं, जो आपके ऑप्शंस दिए रहते हैं, या फिर आप उसको जो है एज अ मेंस में यूज़ कर सकते हैं आप इकोनॉमी के आंसर राइटिंग में, इकोनॉमी के क्वेश्चंस के। अगली न्यूज़ होगी, द इथियोपियंस हु डाइड ऑफ स्टारवेशन इन द लास्ट 6 मंथ। तो हम यहाँ पे थोड़ा मैप वगैरह को देखने की कोशिश करेंगे और हमने यहीं से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको बताना होगा दोस्तों। अगली न्यूज़ है हमारी, व्हीकल्स परचेज्ड बाय इंडियंस इन द लास्ट डिकेड प्रेसिडेंट। लास्ट डिकेड में मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो लंबे, ये पूरे एक दशक की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो उसका जो फैक्ट होता है वो न्यूज़ हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर वो मंथली बेसिस की न्यूज़ है, हर मंथ पे जो है कोई डेटा आ रहा है, तो वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है इतनी। हमारे लिए जब वो लॉन्ग टर्म की कोई न्यूज़ हो, वो ईयरली कोई डेटा हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। तो ये जो है पूरे डिकेड का न्यूज़ है, तो हमने इसको यहाँ पे आपको दिया है, इसके बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि आज के कुछ टाइम से ये ट्रेंड में आ गया है कि यूपीएससी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछने लग गई है, और यूपीपीसीएस में भी पूछ लेते हैं वो एकदम माइन्यूटली कि हाँ कितने % में ये चीज़ें दी गई, या बजट में कोई ऐसी चीज़ थी या कोई स्कीम थी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीपली जा करके पूछने लग गए हैं वो क्वेश्चंस को। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे जो है कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पार्ट दोस्तों ये PART है। पहला ऑप्शन है आपका
इजिप्ट, दूसरा है आपका इरिट्रिया, तीसरा है चाड, चौथा है आपका जिबूती। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 2 and 4 ओनली, डी ऑल 4। चार के चारों सही हैं यहाँ। तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका मिस्र, दूसरा है इरिट्रिया, तीसरा है चाड, चौथा है आपका जिबूती। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। ए है आपका केवल 1 और 2, बी केवल आपका 2 और 3, सी केवल 2 और 4, डी सभी 4। तो आपको जो है आंसर देने की कोशिश करनी है। अगले हम आर्टिकल में इसको डिस्कस भी करेंगे, तो आप वहां से इसके आंसर को पुट करिए दोस्तों, और इसके आंसर को सही आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ में हम देखते हैं हमारी जो न्यूज़ है आज की। पहली न्यूज़ क्या है ये हमारी दोस्तों, कि ज्ञानवापी जो हमारा मंदिर है, काफ़ी टाइम से वहाँ पे क्लैश चल रहा था। लोग कोर्ट में गए थे कि यहाँ पे हम मंदिर हुआ करता था, जहाँ पे आज के टाइम पे ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ है। तो उसी को लेकर के फिर कोर्ट का फैसला आया है। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने जो है अलाउ कर दिया है हिंदू प्रेयर्स को। वहाँ के जो व्यास तहखाना है, सील्ड बेसमेंट एरिया था, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिसके बेस पे लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो है हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसके ऊपर जो है ये ज्ञानवापी मॉस्क बना दिया गया था। तो उस तहखाने में जो है जा करके लोगों को प्रेयर करने की कोर्ट ने परमिशन दे दी है, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वाराणसी की। ठीक है दोस्तों, और इसको लेकर के जो है, इसके पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि कुछ ग्राउंड पीनेट्रेटिंग रडार जो होता है उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ था कि जीपीआर से हमने जो है जीपीआर से यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने, जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उन्होंने यहाँ पे परीक्षण किया था और उन्होंने पता लगाया था कि यहाँ पे पहले से कुछ ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। अब ये जीपीआर क्या था, ये था ग्राउंड पीनेट्रेटिंग रडार। ग्राउंड पीनेट्रेटिंग रडार था दोस्तों, ग्राउंड पीनेट्रेटिंग रडार। ये क्या था दोस्तों, ये ऐसा तरीका है चीज़ों को पता लगाने का, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें ज़मीन की खुदाई नहीं करनी पड़ती, हमें कुछ ऐसे पल्सेस के माध्यम से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होती हैं, उनसे जो है ये रडार होता है, उनसे वो पल्सेस जो है नीचे ज़मीन के अंदर जाती हैं, और वहाँ पे अगर कुछ होता है तो वहाँ से वो डायरेक्टली फिर सिग्नल लेकर के ऊपर आपको सिग्नल भेज देती हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। तो ये जैसे आइस वगैरह हो नीचे, आइस वगैरह के थ्रू भी ये जा सकती हैं, आइस में भी हम चेक कर सकते हैं, सीमेंट वगैरह हो या दीवार, मतलब कुछ ऐसे पत्थर वगैरह हो तो उन सब में, पानी में। तो ये जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, ये हमें ये सहूलियत देता है कि हम बिना वहाँ पे कोई छेड़छाड़ किया, बिना खुदाई किए, वहाँ की चीज़ों को डिवेस्टेट किए बिना हम जो है पता लगा सकते हैं कि उसके नीचे क्या था क्या नहीं था। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे जो है इसका यूज़ हो सकता है जीपीआर का। तो मैंने एक बार आपको फिर से इस चीज़ को याद करवा दिया है दोस्तों, क्योंकि ये न्यूज़ कंटिन्यूसली जो है बनी हुई है हमारे न्यूज़पेपर में, आप देखेंगे तो मैंने आपको इसीलिए उन चीज़ों को याद करवाने की कोशिश की। हालाँकि इसी के साथ में जो है, जो अदर पक्ष है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो लोग बोल रहे हैं कि ये जानबूझकर, जैसे बाबरी मस्जिद में हुआ था 1993 के आसपास, वहीं उसी के तरीके से यहाँ पे भी कि ये लोग मतलब करने की कोशिश की जा रही है। और जब से राम मंदिर बन गया है तब से कुछ ज़्यादा ही जितने भी मस्जिद वगैरह हैं उन पे कुछ इस तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें थी, अभी वहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों पूजा करने की छूट। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी है। इसके साथ में मैंने आपको जीपीआर भी बता दिया है, वो इंपॉर्टेंट थी इस चीज़ से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली ईडी जो है हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कंटिन्यूअसली इनको केजरीवाल को, दिल्ली के सीएम को लगातार जो है समन भेज रहा है, लेकिन वो वहाँ पे हाजिर नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने 5वीं बार समन भेज दिया है। इसी के चलते जो है कई जगहों पे ईडी के छापे वगैरह पड़ रहे हैं और जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में कहा था कि ये जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें थी, बस ये छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दी है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा बस आपको इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ है दोस्तों कि जो आरबीआई है उसने पेटीएम वॉलेट में पैसे रखने के लिए पेटीएम को मना कर दिया है।
ठीक है दोस्तों, कुछ जो है इश्यूज़ के चलते पेटीएम को बोल दिया है कि आप जो है अपने वॉलेट में कस्टमर्स के पैसे नहीं रख सकते हैं, बाकी आप पेमेंट वगैरह का सारा काम कर सकते हैं। इवन आप अपने वॉलेट में वो भी कर सकते हैं कि अगर कोई आपको बेनिफिट देना हुआ, कोई कैशबैक देना हुआ, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पैसे आप अपने वॉलेट में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे यही न्यूज़ है, क्या कहा जा रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज एडिशनल कर्ब ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBL on Wednesdays, prohibiting it from operating its mobile wallet after February. 29 फरवरी की बात जो है इन्होंने इनको मना कर दिया है कि आप जो है अपने मोबाइल वॉलेट में पैसे नहीं रख सकते। तो इसके कुछ इश्यूज है, कुछ चिंताओं के चलते आरबीआई ने ये कदम उठाया है। तो हम अभी इसके लिए आपको अलग से जो है वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हर कोई पेटीएम चलाता है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है उसको जानना कि इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, किस वजह से आरबीआई ने ये सारी चीज़ें करी हैं। तो उसको हम एक आपको अलग वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली ये चीज़ बता दे रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा आरबीआई ने किया हुआ है। देखिए दोस्तों, उन्हें बाद में उन्होंने और भी कहा कि जो ये PPBL है, पेटीएम है, वो जो है अपने वॉलेट में कोई जो है क्रेडिट या डेबिट टाइप का काम अपने वॉलेट में नहीं कर सकती, या फास्ट टैग में जो पैसे रखे जाते हैं वो चीज़ें भी नहीं हो सकती है वहाँ पे। एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, इन चीज़ों को उन्होंने रोकने की कोशिश की है कि अभी यहाँ पे, और इनसे कुछ रिलेटेड इशूज़ है जो हम आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताएंगे प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा हमारी वो वीडियो। अभी अभी के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। PPBL इसकी जो है पेटीएम की पेरेंट कंपनी, आपको बताना है इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, किस चीज से जो है ये पेटीएम को बनाया गया है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है दोस्तों। चलिए चलते अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा क्या कहता है, NCTE अवेट्स मिनिस्ट्री नॉट टू रोल आउट नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। ये क्या है, जो टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनको मेंटोरशिप देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका पायलट प्रोजेक्ट अभी जो है पायलट मोड में चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट चलाना मतलब दोस्तों, उसको हम एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से उसको लागू करते हैं। तो अभी इसका जो पोर्टल है NMM का, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, तो वहाँ पे जो है इन्होंने लोगों से फॉर्म फिल के लिए बोला था कि जो भी टीचर्स हैं वो चाहते हैं यहाँ पे आकर के मेंटोरशिप लेना, तो वो जो है फॉर्म भरे। तो वहाँ पे जो है 700 लोगों ने अभी तक जो है 700 टीचर्स ने वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। तो यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE है, हैज़ प्रपोज टू एक्सपैंड इट्स पूल ऑफ मेंटोर टीचर्स फ्रॉम 60 to 1000। इन्होंने 60 लोगों को एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है करने की बात कही थी कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम जो मेंटोरशिप देंगे उसमें जो है 60 लोगों को लेकर के पहले उनको मेंटोरशिप देंगे, उसके बाद हम इसको बड़े लेवल पे लागू करेंगे। तो अभी के लिए 700 लोग जो है रजिस्टर कर चुके हैं NMM पोर्टल पे, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग पे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब इसको 60 से बढ़ा करके आप अभी के लिए 1000 कर दीजिए, और बाद में इसको जो है पूरे कंट्री में लागू कर दिया जाए तो ये बेटर रहेगा। और ये जो है मिनिस्ट्री से अपनी सिफारिश कर रखी है इन्होंने, वहाँ से अभी इनको अप्रूवल मिलने की थोड़ी सी अभी देरी है, देखिए कब मिलता है। इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे ये कि जो ये मॉड्यूल है क्या मेंटोरशिप का, इसमें ये एरिया ऑफ मेंटोरिंग आइडेंटिफाइड बाय द मिशन इंक्लूड इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स, इंस्ट्रक्शन वगैरह का मॉड्यूल है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ऑन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स, मैथ्स पे और हिंदी पे जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे टीचर्स को कि कैसे करना है, क्योंकि मैथ्स वगैरह काफ़ी कमज़ोर होती है, वीक होती है। आप देखेंगे कि हिंदी में भी लोग काफ़ी ज़्यादा, जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं या टीचर्स तक जो है उनकी हिंदी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। हम कहते भले हैं कि हमें एग्ज़ाम्स में हिंदी मीडियम वालों के साथ काफ़ी भेदभाव होता है, वो बात आप अलग रख दीजिए, तो भी मैंने खुद से भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि एक पैरा भी हिंदी का लिखने पे जो इवेंट जो है प्रिपरेशन में है बच्चे, वो आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं, वो एक पैरा लिखने में भी 10 से 15-20 गलतियां कर देते हैं, चाहे वो पॉइंट्स की गलतियां हो, चाहे वो मात्रा की गलतियां हो। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं, इनको जो है कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे, ध्यान देते रहिए। एक तो हिंदी का सबसे बेटर तरीका है कि आप उसके उच्चारण को ध्यान में रख करके देखिए कि हाँ ये शब्द ये है तो यहाँ पे जो है इसका उच्चारण ऐसा हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ पे है लिखना है, कहाँ पे हैं लिखना है, जैसे हैं बहुवचन के साथ में आ जाता है नॉर्मली। अब कहाँ पे है लिखना है, लोग इसी में कंफ्यूज होता है। कहीं जहाँ पे है लिखना वहाँ पे है लिख दिया, जहाँ पे है लिखना है वहाँ पे है लिख दिया।
तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि सामने वाले के ऊपर गलत इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप प्रिपरेशन में हैं, आप आंसर राइटिंग करते हैं दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो है, क्योंकि हिंदी मीडियम में अपेक्षाकृत जो इंग्लिश के बच्चे लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम में काफ़ी ज़्यादा मात्राएं वगैरह हो जाती हैं, थोड़ा सा तो हमें उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उन चीज़ों पे। तो चलिए इसी के साथ में ये देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया गया है। मैथमेटिक्स और हिंदी को इसमें शामिल किया गया है, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। और इसके साथ में इन प्राइमरी एंड मिडल एंड सेकेंडरी सेक्शंस, प्राइमरी में, मिडल में जो 1 से लेकर 5th तक के बच्चे हैं, फिर जो है 5th से 8 तक के बच्चे हैं, फिर उसके आगे के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है इस सेक्शन में, इन लोगों को, इन सेक्शन के जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे मैथमेटिक्स और हिंदी के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। डिजिटल एजुकेशन को सिखाया जाएगा कि डिजिटली जो है कैसे पढ़ाया जाए, डिजिटली जो है बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए। वो पहले टीचर सीखेगा किसी चीज़ को, तो तभी जा करके वो बच्चों को बताएगा। हमारे टीचर जब पहले से ही अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में, तो वो कैसे बच्चों को बताएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। आप जैसे आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर के क्या हमारे यहाँ कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को ऐसा मेंशन कर सकते हैं उसमें कि ये चीज़ें हैं कि इससे जो है काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। पहले टीचर सुधरेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों में सुधार आ ही जाएगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बताया कि हिंदी और मैथमेटिक्स में जो है इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी के लिए सेक्शन के बच्चों के लिए। बच्चों के जो टीचर्स हैं उनको डिजिटल एजुकेशन मिलेगा। सोशियो इमोशनल लर्निंग, सोशियो सामाजिक भावनात्मक उनको शिक्षाएं दी जाएंगी, उनको मॉनिटर किया जाए सामाजिक भावनात्मक, जिससे वो जा करके बच्चों में थोड़ा सा सोशियो इमोशनल चीज़ों को बढ़ा सके, क्योंकि ये एक तरीके का नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बच्चों में जब चीज़ें इस तरीके से वो इमोशनल होंगे, थोड़ा सा अपने समाज को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के, लोगों को लेकर के, जेंडर को लेकर के, जेंडर सेंसिटिविटी आएगी उनमें, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा जागरूक होंगे, तो जो क्राइम्स वगैरह होते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में क्रिएट होती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको चीज़ों की इतनी समझ नहीं होती है, तो वो चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि बच्चे भविष्य होते हैं हमारे देश का या किसी भी कंट्री का। जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं, तो वो आगे चल करके वही राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और उनमें जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी तो हमारा समाज उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने इसमें सोशियो इमोशनल लर्निंग को भी शामिल किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूडिंग मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी को लेकर के इन्होंने इसमें शामिल किया है। लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स फॉर स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए लर्निंग और कुछ मेथड्स होते हैं, उनके लिए टीचर्स को मेंटोर करना कि आप अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनके लिए आप कैसे उनको मेंटोर कर सकते हैं, उनको कैसे पढ़ा सकते हो, तो इसके लिए टीचर्स को मेंटोरशिप देना। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये इसका जो है अनाउंसमेंट किया था हमारे बजट में, 2021-22 के बजट में, इस नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग का जो है अनाउंसमेंट 2021-22 के बजट में हुआ था, और अभी ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जा रहा है। इसको जो है 1.28 करोड़ की फंडिंग हुई थी, और बाद में अभी 2 करोड़ की एक्स्ट्रा फंडिंग इसको मिल रही है इसको चलाने के लिए। तो यहाँ पे यही है कि NCTE जो हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है, ये जो है प्रयास कर रही है कि जो हम पायलट मोड में 60 लोगों को लिया है हमने, उसको बढ़ा करके हम 1000 कर दें। और यहाँ पे लगभग 60 टीचर्स जो हमने लिए हुए हैं, जो 60 टीचर्स लिए हुए हैं, उन 60 टीचर्स में से जो है 30 क्या है, वो लगभग पद्म अवार्डी टीचर्स हैं, जिनको पद्म अवार्ड वगैरह मिला हुआ है। तो उन 30 टीचर्स को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगले आर्टिकल को। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये कह लीजिए आपका आज का दी आर्टिकल है। तो ये इसको हम देख लेते हैं। 5 मोर इंडियन वेटलैंड्स एडेड टू रामसर लिस्ट। अब जानते हैं इन्वायरमेंट का जो हमारा पेपर होता है, इन्वायरमेंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 15 के आसपास ऑन एन एवरेज आप क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके, तो आपको लगभग 14-15 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से आपके प्रीलिम्स में ही मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी मेंस की तो बात ही, उसमें तो पूरा पेपर है हमारा, सब्जेक्ट है पूरा इन्वायरमेंट का भी। तो यहाँ पे दोस्तों ये इन्वायरमेंट का जो है ये चीज़ें, इसमें क्या हुआ है कि 5 मोर इंडियन वेटलैंड्स एडेड टू रामसर लिस्ट। जो ईरान में रामसर प्लेस है, वहाँ पे जो है 1971 में एक अग्रीमेंट हुआ था रामसर की जगह पे, तो उसी को हम रामसर जो है लिस्ट के नाम से जानते हैं, रामसर साइट्स बोलते हैं। द वेटलैंड्स एडेड आर मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, एंड अघनाशिनी एस्चुअरी फ्रॉम कर्नाटका, एंड
कराईवेती बर्ड सैंक्चुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। शोला रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है ये दोस्तों? तमिलनाडु में है हमारा शोला रिजर्व फॉरेस्ट। आपको बताना है कि जो शोला फॉरेस्ट होते हैं उनकी क्या खासियत होती है। यहाँ पे अगर ये चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई है दोस्तों, तो वो चीज़ें यहाँ पे जो संबंधित है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जो है जा करके देखना है दोस्तों कि शोला जो फॉरेस्ट होता है हमारा, शोला फॉरेस्ट होता है, उनकी क्या खासियत होती है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारा तमिलनाडु में है हमारा शोला फॉरेस्ट। यहाँ पे जो है बर्ड्स को दिखाया गया है। यहाँ ये कहाँ का जो है? कराईवेती बर्ड सेंचुरी की का जो है ये व्यू है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या न्यूज़ है पूरी। 5 more Indian wetlands have been added global list of wetlands of international importance under the Ramsar Convention, taking the total number of such highly recognized waterlogged ecosystem in country to 80। हमारे पास अभी कितने थे दोस्तों? 75 थे, और अब ये 5 को जोड़ करके हमारे पास टोटल रामसर की साइट हो गई है 80। अभी तक हमारे पास 75 रामसर साइट थी। आपको ऐसे ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास रामसर साइट्स अभी के टाइम पे कितनी है, 75 है या 80 है, तो हम इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अभी ये बढ़ करके जो है हमारे पास 80 हो चुकी हैं। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव सेठ, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है हमारी, उनके भूपेंद्र यादव हैं जो मिनिस्टर, उन्होंने ये बात कही। और 5 वेटलैंड्स रामसर लिस्ट, देखिए पांचों ये क्या है जो मैंने आपको पहले भी बताई, मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। दोस्तों ये स्पेसिफिक प्लेस का स्पेसिफिक नाम होता है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर जगह के लैंग्वेज से हम लोग बहुत अवेयर नहीं होते हैं। तो अदर स्टेट का या कुछ चीज़ें ऐसे वो अलग तरीके से बोलते हैं, तो हमारे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो आप इसको माइंड मत करिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए आप। मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन, अंक समुद्र पहला है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, एंड तीसरा है आपका अघनाशिनी एस्चुअरी, कर्नाटका में है। कहाँ पे है आपका? कर्नाटका। एंड कराईवेती बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये है आपका तमिलनाडु। कराईवेती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट आर इन तमिलनाडु। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है फैक्ट्स है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा। रामसर साइट का एम क्या है? इसका एम क्या है? टू डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स। जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जो है नेटवर्क बनाना इनका काम है। विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर एस्चुएनेटिंग ह्यूमन लाइफ। ठीक है दोस्तों, सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, सॉरी दोस्तों, सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस एंड बेनिफिट्स। इनका काम क्या है? आप जैसे जानते हैं जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा वेटलैंड होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बायोडाइवर्सिटी में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है हमारे वेटलैंड्स में। तो उसके कंजर्वेशन के लिए ही ये जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में हमारा। तो उसी के तहत हम एक पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, उसको हम सेव कर सके और ह्यूमन लाइफ को सस्टेनेबल बना सके। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे क्या है कि ये देखिए, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। इट इज नेम्ड आफ्टर द ईरानियन सिटी। कहाँ की सिटी थी ये दोस्तों? ईरान की सिटी है रामसर, ऑन द कैस्पियन सी। कहाँ पे है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। रामसर सिटी है ये कैस्पियन सी के बगल में आती है, ईरान की। ठीक है दोस्तों, ऑन द कैस्पियन सी वेयर द ट्रीटी वाज साइंड ऑन February 2, 1971। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? अपना वेटलैंड डे के नाम पे, वेटलैंड डे के नाम से भी, वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से भी हम 2 फरवरी को मनाते हैं। अभी हमने 30 जनवरी को क्या मनाया था दोस्तों? एक तो हमने शहीद दिवस मनाया था, दूसरा क्या था 30 जनवरी को? क्या आप लोग बता सकते हैं कि 30 जनवरी को क्या था? 30 जनवरी को दूसरा हमारा था वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये कब था? ये 30 जैन को होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। आपने देखा होगा कि लेप्रोसी पे एक पूरा आर्टिकल निकला था द हिंदू में, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें WHO से दवाइयाँ मिल रही हैं जो 3 ड्रग रेजिम थेरेपी जो है हमारी,
उसको लेकर के पहले हम 2 दवाइयों को चला रहे थे और हमें WHO अब दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहा है जिसमें 3 दवाइयाँ शामिल होंगी। मैंने आपको दवाइयों के नाम भी बताए थे यहाँ पे, तो आपको रिवाइज करनी है वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें देखते हुए लगता है कि इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में उन्हीं से क्वेश्चंस बनता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। आपको ये ऑप्शन में आ सकता है कि रामसर सिटी कहाँ पे स्थित है, कैस्पियन सी के पास में, या इधर आपको पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ एडन के साइड में, या फिर जो है अरेबियन सी के पास में। तो ईरान की लोकेशन ऐसी है कि उधर से कैस्पियन सी भी है और इधर जो है अदर समुद्र वगैरह है और गल्फ वगैरह है। तो वहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो सारी चीज़ें थी ये बता दी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब ये पाँचों के नाम बता दिए मैंने आपको। अब 75 से हमारे पास रामसर साइट्स 80 हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। और एक यहाँ पे ये न्यूज़ है, 700 वन स्टॉप सेंटर सेटअप अक्रॉस द कंट्री। ईरानी स्मृति ईरानी ने जो है बोला है कि 700 वन स्टॉप सेंटर्स खोले गए हैं। वन स्टॉप सेंटर्स इसलिए खोले गए हैं दोस्तों जिससे कि जो विमेंस है, ये विमेन हेल्प सेंटर है। औरतों को जो प्रताड़ित हैं, कोई बाहर के लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनके घर पे उनकी प्राइवेट लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर में जा करके अपना जो है हेल्प ले सकती हैं वहाँ पे। तो ऐसे जो है 700 सेंटर्स को खोला गया है, वन स्टॉप सेंटर को। और जहाँ पे इन्होंने बताया कि लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स में खोला गया है, और जहाँ पे इन्होंने बताया कि लगभग 8.3 लाख औरतों को हमने अभी तक हेल्प प्रोवाइड करवाई है, उनकी मदद की है, उनकी सहायता की है। वन स्टॉप सेंटर इज अ स्कीम ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। किसकी है, कौन सी मिनिस्ट्री की दोस्तों? ये वन स्टॉप सेंटर इज द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेट अप अंडर द निर्भया फंड एंड एम टू सपोर्ट वुमेन फेसिंग वायलेंस इन। ये निर्भया फंड जो हमारा बनाया गया था विमेंस को लेकर के, जो विमेंस किसी भी चीज़ की तरीके की प्रताड़ना को झेल रही हैं, किसी भी तरीके के मोलेस्टेशन को झेल रही हैं, उसी के लिए निर्भया फंड बनाया गया था। आप देखेंगे कि निर्भया कांड जो हमारा हुआ था, उसी के बाद में गवर्नमेंट ने जो है कदम उठा करके निर्भया फंड बनाया था हमारे यहाँ की लड़कियों औरतों को सुरक्षा, उनकी सुरक्षा करने के लिए, कि कोई हम हेल्पलाइन नंबर वगैरह बनाए जिससे डायरेक्टली अगर उनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्टली जो है कॉल करके अपनी सहायता वहां से प्राप्त कर सकती हैं। तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी बनाया गया है। और इसके आगे इन्होंने कहा कि, और ये मिनिस्ट्री की किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और ये निर्भया फंड के तहत इसको बनाया गया है इस चीज को, ठीक है दोस्तों, जो कि वायलेंस वगैरह और पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस एड्रेसिंग द 32nd फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जो महिला आयोग है, उसका 32वें फाउंडेशन डे पे जो है इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने इतने जो है वन स्टॉप सेंटर्स खोले हुए हैं, और इनकी हेल्पलाइन होती है जो 24/7 काम करती है इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वन स्टॉप सेंटर क्या होता है। ये विमेंस से संबंधित जो है हमारी एक तरीके की स्कीम कह लीजिए है, और वो जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है, जिसको हमने निर्भया फंड के अंतर्गत में स्टैब्लिश किया था। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और अभी ये 700 जिलों में इसको बनाया गया अक्रॉस द कंट्री, और 8.3 लाख महिलाओं ने अभी तक इससे सहायता प्राप्त की है। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर चलता है जो कि 24/7 काम करता है, 24 दिन 7 दिन 24 घंटे जो है काम करता है, ठीक है दोस्तों। चलते हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या है हमारा? इस आर्टिकल को मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। द हाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड टू रॉयल इंस्टार्ट लॉ रिफॉर्म कैंपेन। इसके पहले न्यूज आई थी कि थाईलैंड का जो है एक लेस मैजेस्टी लॉ है, लेस मैजेस्टी लॉ, जिसको दुनिया का जो है सबसे कठोर लॉ मानते हैं। वहाँ पे जो थाईलैंड के महाराज हैं या महारानी हैं, उनका अगर किसी ने कोई अपमान कर दिया या कोई ऐसा शब्द बोल दिया, कुछ उनके प्रति कुछ ऐसे शब्द बोल दिया अपमानजनक, तो उसको वहाँ पे पूरी की पूरी सजा हो जाती है। तो यहाँ पे लगभग 50 साल की सजा सुनाई गई थी एक व्यक्ति को, जो एक स्ट्रीट वेंडर था, जो कपड़े वगैरह बेचता था, ऑनलाइन भी बेचता था, ऑनलाइन कपड़े वगैरह। तो उसने जो है महारानी या महाराजा के खिलाफ कुछ ऐसे चीज़ें बोल दी थी थोड़ी बहुत, तो उसको लेकर के बहुत इंसल्ट हो गई महाराजा महारानी की। तो इस कानून के तहत उनके पास ये लेस मैजेस्टी लॉ है, इसके तहत उन्होंने उसको 50 साल की सजा सुना दी थी। तो अब लेकिन थाई कोर्ट ने कहा कि थाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड टू रॉयल इंसल्ट लॉ रिफॉर्म कैंपेन। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो लेस मैजेस्टी लॉ है इसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें रिफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे यही चीजें चल रही है दोस्तों। थाईलैंड्स प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी MFP, थाईलैंड्स प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी which won most seats at the last election was on Wednesday ordered to stop
campaigning to reform the kingdom's tough royal defamation law known as lèse majesté laws. As a top court ruled the policy was unlawful. इसको टॉप कोर्ट ने इस पॉलिसी को जो है अनलॉफुल बोला। और यहाँ पे जो एक पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा सीट्स जो है प्राप्त करी थी इलेक्शन में, लोग वहाँ पे इस लॉ के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे कि इसको बंद किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप लोगों को ये कैंपेन बंद कर देनी चाहिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक तरीके से कह लो इनका लॉ है जो भी है। तो ये था, मैंने आपको यह बता दिया लेस मैजेस्टे लॉ किससे संबंधित है, थाईलैंड से संबंधित एक लॉ है जो दुनिया का काफ़ी टफेस्ट लॉ माना जाता है दोस्तों, ठीक है। द फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया बाय एंड ऑफ दिसंबर 2023, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा राजकोषीय घाटा है आज के टाइम पे, आप जानते हैं वो क्या है, 9.82 लाख करोड़, 9.82 करोड़, लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास है दोस्तों। द यूनियन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट टच्ड 55% ऑफ द एनुअल बजट टारगेट एट दिसंबर एंड 2022, जो हमारा एनुअल बजट का टारगेट होता है सालाना का, उसका लगभग 55% पहुंच गया है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इतना होना अभी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है दोस्तों, इसके लिए हमें जो है बोरो करना पड़ेगा हमारी कंट्री को, जिससे हमारे ऊपर जो है ऋण का बोझ और ज़्यादा बढ़ेगा, चाहे वो अंदर से बोरो करे गवर्नमेंट उसको एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए, चाहे वो बाहर से करे दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं। दिसंबर एंड 2022 अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डेटा, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था पूरे साल भर का, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 9.82 लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास इस टाइम पे, और हमारे पूरे एनुअल बजट का 55% तक जो है ये डेफिसिट है हमारा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है दोस्तों। ये फिस्कल डेफिसिट मतलब कि जितनी हमारी इनकम होती है और जितना हमें खर्च करना होता है, बजट में जितना अनाउंस किया होता है गवर्नमेंट ने, उससे ज़्यादा जो है अगर वो खर्च कर दिया तो उसके लिए फिर से जो है ये हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, हमें इसको फिर से बोरो करना पड़ेगा कहीं से उसको जो है पूरा करने के लिए। तो अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इसी से संबंधित हमारा जो क्वेश्चन है आपको ध्यान देना होगा, ध्यान से देखिएगा, इसी से आपका संबंधित जो हमने क्वेश्चन पूछा है आप जाकर के उस क्वेश्चन को देने की कोशिश कीजिएगा। द इथियोपियंस हु डाइड ऑफ स्टारवेशन इन द लास्ट 6 मंथ, भूखमरी से इथियोपिया में लगभग 400 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, सिर्फ भूखमरी से। आप लोग देख रहे हैं हम लोग फिर भी बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, हमें कम से कम पेट भर तो जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, जो भी हो। 400 people have died of starvation Ethiopia's Tigray and अम्हारा इन द लास्ट 6 मंथ। ये टिग्रे रीजन है और अम्हारा, टिग्रे और अम्हारा रीजन के लास्ट 6 मंथ में जो है लगभग 400 लोग भूख से मर चुके हैं। ये तो एक तरीके से आप कह लो ऑफिशियल डेटा होता है, लोगों कुछ लोग नहीं भी इसमें काउंट हो पाते होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, इथियोपिया फेडरल गवर्नमेंट सेड अ रेयर एडमिशन ऑफ हंगर डेथ बाई अ फेडरल बॉडी। ये बहुत ही पहली बार या बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है, बहुत रेयर तरीके से हुआ कि इन्होंने इस चीज़ को जो है एडमिट किया है वहाँ की फेडरल बॉडी ने कि हमारे यहाँ पे भूखमरी से, ये स्टारवेशन की वजह से लोगों की मौत हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रहा आपका इथियोपिया और इसी साइड का जो रीजन है आपका, यही है आपका कौन सा, देखिए एक सेकेंड, अम्हारा एंड टिग्रे, इसी साइड का जो रीजन है अम्हारा और टिग्रे वाला रीजन है इस साइड का। और यहाँ पे देखिए एडिस अबाबा है। एडिस अबाबा क्या है आपका इथियोपिया में, ये जो है आपका जो अफ्रीकन यूनियन है, जो G20 में अब की बारी हमारे शामिल हुई है। क्या शामिल हुई है? अफ्रीकन यूनियन दोस्तों। अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन जो है इसका जो है हेड क्वार्टर है कहाँ पे है ये? एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा में जो है अफ्रीकन यूनियन का क्वार्टर है और ये कहाँ पे है? इथियोपिया में है, ठीक है दोस्तों। तो और अफ्रीकन यूनियन, इसका फॉर्मेशन आई थिंक 2002 के आसपास हुआ था या 2002 के आसपास हुआ था इस अफ्रीकन यूनियन का फॉर्मेशन। इसमें लगभग 55 अफ्रीकन कंट्रीज है, 55 अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो अब हमारे G20 में जो कि शामिल हो चुकी हैं ये पूरी की पूरी 55 कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन नाम से जो है शामिल हुई हैं ये हमारे G20 में। और यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ दिखाई थी, ये देखिए, ये जो नदी जा रही है ना दोस्तों, ये ताना लेक है इनका, ताना, इथियोपिया का ताना लेक है। यहीं से ये ब्लू नाइल निकलती है, ब्लू नाइल ये निकलती है। और इधर ये लेक
तुर्काना यहाँ पे, इससे भी आप नीचे जाएंगे तो लेक विक्टोरिया है, वहां से निकलती है आपकी व्हाइट नाइल। जब दोनों साथ में मिलती हैं जहाँ पे, तो वहां से ये नाइल रिवर की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या निकलती है, इथियोपिया से निकलती है आपकी ब्लू नाइल, ये है आपका ताना लेक। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके नीचे आप जाएंगे तो लेक विक्टोरिया पड़ता है, लेक विक्टोरिया से जो है आपकी व्हाइट नाइल निकलती है, व्हाइट नाइल, सफेद नाइल निकलती है। जब दोनों मिलती हैं तो वहां से वो नील नदी कहलाती है। और दोस्तों आप जानते होंगे जो विक्टोरिया लेक है वो ऐसी लेक है जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वहां पे वो स्थित नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन हमारा कि विक्टोरिया लेक है वो अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है वहां पे वो स्थित नहीं है। और इसी के साथ में ये देखिए, ये आपका रहा सोमालिया, ये सोमालिया, ये है जिबूती आपका, और यहाँ पे रहा आपका इरिट्रिया, ये रहा इरिट्रिया, और ये रहा आपका इथियोपिया। तो इसी को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इन चारों कंट्रीज को, कितनी कंट्रीज हैं आपकी, 4 कंट्रीज हैं। इरिट्रिया हो गया आपका, जिबूती हो गया आपका, सोमालिया हो गया आपका, और आपका हो गया इथियोपिया। तो यहाँ से आप जाकर के पता लगाइए कि आपका आंसर क्या है। वैसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उसमें जो है 3rd नंबर का 2 और 4 नंबर वाला आंसर है, जिसमें इरिट्रिया है और क्या है आपका जिबूती। ये दोनों आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। बाकी चार्ट वगैरह जो ऑप्शन है वो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है, वो पीछे की तरफ पड़ जाता है। दोस्तों आपने चार्ट लेक का भी नाम सुना होगा, जो काफ़ी न्यूज़ में रही थी, उसके सूखने की वजह से बहुत जल्दी से वो जो है लेक बहुत तेज़ी से सूख रही है। इस वजह से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहलाता है कि ये वाला जो देखेंगे आप ना, तो ये ऐसे बना हुआ है, जैसे यहाँ पे भी देखेंगे ये है ना ऐसे, तो ये पूरा सोमालिया वाला भी देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, ये हॉर्न की तरह बना है, तो इसलिए हम इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसको हम सोमाली पेनिनसुला के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सोमाली पेनिनसुला, सोमाली पेनिनसुला, इसको हम सोमाली पेनिनसुला के भी नाम से जानते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बताया। ये रहा आपका रेड सी दोस्तों, ये रहा आपका गल्फ ऑफ एडन, जहाँ पे ये आपके हूती समुदाय के हूती लड़ाके जो हैं मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पे लगातार अटैक कर रहे हैं और शिप्स पे हाईजैक कर रहे हैं शिप्स को। और ये रहा आपका यमन, ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, और इसके ऊपर है आपका इजिप्ट या मिस्र कहिए उसको। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको, और ये रहा लेक तुर्काना। लेक तुर्काना कहाँ पे दिख रहा है आपको, केन्या और जो है इथियोपिया के पास में ये बॉर्डर का काम कर रहा है एक तरीके से। तो चलिए चलते हैं, ये सारा मैप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आपको क्वेश्चन यहाँ से निकालना है और आप मैप को एक बारी ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत काम का मैप है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से के मैप से जो है कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे एग्जाम में। तो आगे हम देख लेते हैं कि ये एक और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, छोटा सा जो है एक फैक्ट ही है आप कह लीजिए, लेकिन आजकल फैक्ट पे भी क्वेश्चन बनाने लग गए हैं। तो मैंने सोचा, और ये एक डिकेड का पूरा फैक्ट है, ये 10 साल का पूरा फैक्ट है, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे बता दूं। वो क्या है, व्हीकल्स परचेज्ड बाय इंडियंस इन द लास्ट डिकेड। प्रेसिडेंट ने जो है अपने स्पीच में बताया है, जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग हुई थी उसमें प्रेसिडेंट ने बताया हुआ है 21 करोड़ 21 करोड़ लोगों ने जो है पिछले 10 सालों में व्हीकल्स को खरीदा है। 21 करोड़ व्हीकल्स खरीदे गए हैं, 21 करोड़ व्हीकल्स खरीदे गए हैं। इसके पहले क्या है, 13 करोड़ व्हीकल्स खरीदे गए थे, और उसके बाद जो है इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में लगभग 21 करोड़ in the 10 years before 2014 the number of vehicles purchased by Indians was 13 करोड़। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू claimed in her first address to a joint sitting of the two houses in parliament। जब पार्लियामेंट की जॉइंट सीटिंग होती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट अपना स्पीच देते हैं, उनको संबोधित करते हैं। तो उनको संबोधित करते हुए इन्होंने बताया है कि लगभग 21 करोड़ व्हीकल्स खरीदे गए हैं पिछले 10 सालों में, और 2014 के पहले जो था वो सिर्फ 13 करोड़ व्हीकल्स खरीदे गए थे पिछले दशक में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, हम इसको कहीं पे ऐड भी कर सकते हैं, ऊपर से इसको हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ऑप्शन में आ गया तो हमें जो है ध्यान रहेगा, तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने आज के सारे कवर करवा दिए हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है एनसीईआरटी का, दोनों ही लैंग्वेजेस में है, ये बेसिक टू एडवांस चल रहा है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक की पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे आपको कवर करवाई जाएगी, और आप जा कर के हमारे इस फाउंडेशन बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल करके उसका जो है ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जा कर के वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है इस क्यूआर को जो है आप
स्कैन करके सीधे वहाँ पर जा सकते हैं, हमारे ऐप के थ्रू पहुँच सकते हैं दोस्तों, और हमारे इस जो है बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो कि आपके फाउंडेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और इसी के साथ में हमारा आर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एग्ज़ाम 11 फेब को है, तो उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। 60 टेस्ट आपको सिर्फ 75 रुपये में मिल जाएंगे। इसका मीडियम क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये मिलने वाली है। 60 के 60 टेस्ट, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप जो है जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 30 टेस्ट लेते हैं तो आपको ये सिर्फ 51 रुपये में मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है आपका, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम को मजबूती को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों इजाज़त दीजिए हमें। आज का सारा आर्टिकल मैंने कवर करवा दिया आपको, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और जो एडिशनल नॉलेज थी वो भी मैंने आपको दे दी है यहाँ पे। तो इसको रिवाइज करिए, एक बारी देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली है। और दोस्तों खाते पीते मस्त रहिए। हमारे नोटबुक IAS चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।